हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुन ले पीहू की बच्ची, अगर तूने मेरे पैरों की मालिश और मेरे कमरे की सफाई नहीं की ना तो तुझे मैं गरम इस्त्री के झटके दूंगी और तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानूंगी। आपके कमरे की सफाई और आपके पैरों की मालिश भी करूंगी। ये हुई ना बात। मालविका पीहू की सौतेली माँ होती है जो उसके साथ बहुत अत्याचार किया करती, लेकिन पीहू मालविका के डर के कारण अपने पिता अंकुश से कुछ कह नहीं पाती। अंकुश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। मालविका घर में नौकर होने के बावजूद भी पीहू पर अत्याचार किया करती। अंकुश, आज तुम्हारी और मेरी 1 महीने की एनिवर्सरी है, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को पूरे 1 महीने हुए हैं। आज हम दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे। मैंने तुम्हारी प्राइवेट सीट्स बुक कर दी हैं। रूफ टॉप होगा और वहाँ आसपास हमारे सिवा कोई नहीं होगा। एकदम रोमांटिक माहौल होगा। लेकिन मालविका, हम पीहू को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकते ना। पीहू भी हमारे साथ इस छोटे से सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगी। चलो पीहू, जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। लेकिन अंकुश की बात मानकर पीहू अच्छी सी फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है और वो तीनों डिनर पर जाते हैं। लेकिन मालविका को अंकुश और उसके बीच पीहू का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसका गुस्सा वो पीहू पर अत्याचार करके निकालती। 1000 बार बोला है तुझको कि तू अंकुश और मेरे बीच में नहीं आएगी। मुंह में दही जमाए रखती है क्या तू अपने? हैं, जब वो कुछ बोलता है तो तुझे उसे मना क्यों नहीं करना आता? बता। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं पापा की बात नहीं सुनूंगी और आपका कहना ही मानूंगी। लेकिन आज तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि जब तक तुझे सजा नहीं मिल जाती तब तक तेरी अकल ठिकाने कहाँ आती है। ये ले। मालविका पीहू को लकड़ी से मारती है। पीहू दर्द से कराहते हुए चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मालविका पर कुछ असर नहीं होता। वो बेरहमी से पीहू को मारे जाती है। ये ले। मत मारिए, मत मारिए मुझे। अब ये सारे चोट के निशान ठीक होने तक अंकुश के सामने फुल हाथ वाले कपड़े पहन कर आना। ठीक है। पीहू को मूर्तियों को पेंट करना बहुत पसंद था। वो अपने फ्री टाइम में मूर्तियों को ही रंगते। मालविका को अब कैसे भी करके पीहू को घर से बाहर निकालना था, ताकि वो अंकुश के साथ चैन से पूरी जिंदगी बिता सके और उसकी पूरी जायदाद पर मालविका का हक हो। जो मैं कह रही हूँ, अगर तूने वैसे नहीं किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं अपने ही पापा को झूठ बोलकर इस घर से बाहर निकलूं? मैं कहाँ जाकर रहूंगी आंटी? मेरा तो इस दुनिया में मेरे पापा के सिवा कोई है भी नहीं। मेरी मम्मा भी इस दुनिया को छोड़कर गॉड जी के पास जा चुकी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा, वरना मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मालविका अंकुश के सामने ड्रामा करती है। अंकुश, वो पीहू ने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझ पर हमला किया, वो भी चाकू से। अंकुश, मुझे बचा लो अंकुश। काम डाउन मालविका, घबराओ मत। ये लो, ये पानी लो। पीहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मालविका आंटी पर हमला किया? तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की? बोलो पीहू। हाँ, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसीलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की। और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। मालविका ने पीहू को एक पेपर पर ये डायलॉग लिख के दिए थे, जिन्हें पीहू नाटक करते हुए बोलती है, और ये सब अंकुश को सच लगता है और वो गुस्से में आकर बेचारी पीहू को घर से बाहर निकाल देता है। पीहू बेचारी अब बेसहारा हो चुकी थी। वो दर दर भटकने लगती है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो 3 दिन तक भूखी ही रहती है और रोजाना सड़क पर सोती है। उसे भूख तो लगती है, लेकिन वो रो रो कर चुप हो जाती है। कहाँ
काश आज मम्मा होती तो वो मुझे इस हालत में कभी नहीं छोड़ती। मम्मा, आई मिस यू। आप मुझे क्यों छोड़कर गई मम्मा? देखो आपकी पीहू का क्या हाल कर दिया उस मालविका आंटी ने। गॉड जी, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज ठंड भी लग रही है। तभी वहां पर मनमोहन पंडित जी आ जाते हैं और पीहू को इस अवस्था में देख घबरा जाते हैं। अरे पीहू, बिटिया ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? वो पंडित जी। पीहू मनमोहन पंडित जी को सिर्फ इतना बताती है कि अंकुश ने उसे घर से बाहर निकाला है। वो उसे ये नहीं बताती कि कैसे मालविका ने उस पर अत्याचार किया। मनमोहन पीहू को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाता है और फिर कुछ पैसे भी देता है। पीहू उन पैसों से मूर्ति बनाने का और पेंटिंग का सामान खरीदती है और फिर भगवान की मूर्तियां बनाकर उन्हें पेंट करके वो बाजार की सड़क पर बैठकर उन्हें बेचती है। अरे वाह बेटी, ये छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। बेटी मुझे ये दे दो ना। जी काकी, अभी देती हूँ। अरे भाई पीहू, तुम तो रोशनी की दोस्त हो ना। तुम स्कूल और घर छोड़कर ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर तुम यहाँ बाजार में सड़क पर बैठकर ये मूर्तियाँ क्यों बेच रही हो? अंकल, पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आपको ये मूर्ति खरीदनी है तो बोलो ना, मैं आपको अच्छी से अच्छी मूर्ति दूंगी। पीहू बहुत मेहनत और मशक्कत करके पैसे कमाती और अकेले ही अपना जीवन यापन करती। एक दिन मालविका जानबूझकर तेज रफ्तार से कार में सवार होकर बाजार में आती है और पीहू को गाड़ी से ठोककर आगे निकल जाती है। पीहू एक्सीडेंट से पहले मालविका की शक्ल देख लेती है। गांव वाले पीहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब पीहू को होश आता है तभी पीहू डॉक्टर और मालविका को आपस में फुसफुसाते हुए सुनती है। इस पीहू को भी वही इंजेक्शन देना जो इसकी स्वर्गवासी माँ को दिया था, जिसके बाद वो मर गई थी। ये लो तुम्हारे पैसे। ओके मालविका जी, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी ही देर में इस लड़की की मौत फिक्स है। पीहू ये सब वहां पड़े एक फोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है। मैं जानती थी कि मालविका आंटी ने ही मेरा एक्सीडेंट किया है और अब एक और सच मुझे पता चल गया है कि यही मेरी माँ की कातिल है। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अंकल को ये रिकॉर्डिंग दिखानी होगी। खून से लथपथ और पाँव में गहरी चोट होने के बावजूद भी पीहू जैसे तैसे हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर अंकुश को पीहू के रूम में एक छोटा कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, मुझे ये औरत नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसे मारने की कोशिश की और तू भी लंगूर ही है। आई हेट यू बोथ। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। अरे ये सब तो पीहू के शब्द हैं जो उसने मुझ पर और मालविका पर इस्तेमाल किए थे। थोड़ी ही देर में अंकुश को पुलिस हॉस्पिटल बुलाती है और मालविका की सारी सच्चाई अंकुश के सामने आ जाती है। मालविका ये कबूल करती है कि उसी ने डॉक्टर को पैसे दिए थे पीहू की सगी माँ को इंजेक्शन देने के लिए, जिससे उसकी मौत हो गई और मालविका ने अंकुश को अपने प्यार में फंसा लिया। उसके पैसों के लिए वो पीहू के साथ अत्याचार करती थी। पुलिस मालविका और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। पीहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें नहीं समझा। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती रही और तुम सहती रही। आ जाओ मेरी बच्ची, अब पापा तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस। इस तरह अंकुश और पीहू दोनों बाप बेटी एक हो जाते हैं और अंकुश पीहू को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता है और उससे खूब प्यार करता है। लालपुर में रहने वाला राघव एक बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी था। उसका गांव के नुक्कड़ पर ही एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था खाना खजाना। लोग बड़े चाव से उसके ढाबे पर खाना खाया करते और राघव के खाने की तारीफें भी करते। वाह भाई, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में राघव भाई। अरे ये छोले पूरी तो एक लाजवाब है, एकदम से मजा ही आ गया भाई।
एक गिलास ठंडी ठंडी पंजाबी लस्सी हो जाए यारा। हाँ, जी जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मस्त अलग और अनोखे स्टाइल की लस्सी बनाई है आपके लिए, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे तुम्हारी तो यही खासियत है, तुम जो भी बनाते हो उसे अपने अनोखे अंदाज से बनाकर और भी स्वादिष्ट बना देते हो, इसलिए आई लव योर ढाबा मेरे भाई। राघव गांव में अकेला ही रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। राघव ढाबे को सुबह 7 बजे खोलता और पूजा अर्चना करके खाना पकाना शुरू करता। उसके बाद पूरा दिन ढाबे पर काम करके वो रात में 11 बजे ढाबे को बंद करता और अपने घर जाता। चलो अब ढाबे का जितना भी बचा हुआ खाना है उसे गरीबों में और बेजुबान जानवरों में बांट देता हूँ। राघव गरीबों और जानवरों को बचा हुआ खाना दे देता और खुद भी वही खाना खाकर सो जाता। पूरे गांव में राघव का ढाबा बहुत मशहूर हो चुका था। दिन ब दिन राघव की सफलता बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। वो बहुत पैसे कमाता और खुशियों ने उसके जीवन में दस्तक देना शुरू कर दिया था। धन्यवाद भगवान जी, मेरे जीवन में मैं बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा हूँ, लेकिन आज वो सारी मेहनत और मशक्कत रंग ला रही है। मैं दिन रात खून पसीना एक करके ढाबे पर परिश्रम करता हूँ और अब मुझे उसका नतीजा भी अच्छा मिल रहा है। मेरे ढाबे पर आया हुआ हर एक ग्राहक भगवान के समान है मेरे लिए, इसलिए मैं यूं ही अपने खाने के जरिए लोगों को खुश करता ही रहूंगा। राघव पैसों को इकट्ठा करके अपने छोटे से घर को छोड़कर एक बड़ा घर लेता है और वहां पर रहने लगता है। आखिरकार मैंने अपना खुद का मकान खरीद ही लिया। जय माता दी, जय माता दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, पापा, देखिए आपके बेटे ने कर दिखाया। हाँ, अब बस शादी बाकी है, वो भी जल्दी कर लूंगा, चिंता मत करो। राघव अपने नए घर में नए फर्नीचर, नए बर्तन और बहुत सारा नया सामान लाता है और घर में हवन भी करता है। राघव धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जीवन में सफल होता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से गांव में तेज तूफानी बारिश आती है और साथ ही एक भयंकर सैलाब आता है। उस बाढ़ में पूरा गांव डूब जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। राघव अपने ढाबे को बचाते बचाते खुद भी पानी में डूब जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मेरा ढाबा नहीं, बचाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आती है और सभी को रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है और एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है। अगली सुबह जब पूरा तूफान शांत हो जाता है तभी राघव अपने आप को एक दूसरे गांव के जंगल में पाता है। ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? तभी राघव एक चाय वाले से पूछता है, भाई साहब, ये कौन सा गांव है? लालपुर है ना? अरे भैया, ओ लालापुर तो बाढ़ में डूब गया। ई आपन सूर्यापुर गांव है। काहे पूछत रही, कौनो काम था का? जी नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। अरे कौनो दिक्कत नहीं, ई ले एक कप चाय पियो, मूड ताजा ताजा हो जाई। नहीं 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 भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राघव थोड़ा आगे चलता है और एक जगह बैठकर रोता है। पूरा गांव तबाह हो गया उस सैलाब के कारण। मेरा ढाबा, मेरा नया घर, मेरी इतनी सालों की मेहनत से जुटाए हुए पैसे, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस अनजान गांव में? यहाँ पर तो मेरा कोई दोस्त या पहचान वाला भी नहीं है। राघव बहुत दुखी और चिंताग्रस्त हो चुका था। वो उस अनजान गांव में यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। उस तूफान से गांव के साथ साथ मानो राघव की भी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ही क्या, मुझ जैसे न जाने कितने बेचारे ऐसे और लोग रहेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी उस तूफान में। मेरी तो सारी जमा पूंजी भी बह गई उस सैलाब में। बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या करूं क्या करूं? राघव जंगल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और उसे खाता है और तब जाकर उसे ठीक लगता है। अब जाकर मेरी जान में जान आई। खाली पेट तो मैं चकरा कर कहीं गिर ही पड़ता, वरना
ये फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं फल बेचना शुरू करूं। मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही आसानी से आता है। इस तरह मैं सभी फलों के पेड़ों पर चढ़कर उन्हें तोड़ लूंगा और बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा। राघव कुछ दिन तक बाजार में फल बेचने लगता है, लेकिन उसकी मुश्किल से बोनी होती है और वो फलों को बेचकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता, जिसके कारण वो बहुत निराश हो जाता है। मैंने सोचा था कि मैं फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसे कमा लूंगा और फिर इस गांव में भी अपना एक ढाबा खोलूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन इस शुरुआत के पहले ही मुझे उसका अंत होते हुए नजर आ रहा है। राघव पैसे कमाने के लिए तपती धूप में पूरे गांव में जगह जगह जाकर नौकरियां ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके बाद उसे फिर से घूम फिर कर फल ही बेचने पड़ते। कोई बात नहीं, मैं निराश और हताश नहीं होऊंगा। अगर नियति यही चाहती है तो फिर यही सही। मैं इन फलों को एक जगह नहीं, पूरे गांव में गली गली भटक कर बेचूंगा। उसके बाद तो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा ही लूंगा ना। राघव अब हर गांव-गांव में जाकर, गली गली जाकर रेहड़ी पर फल बेचता और एक दिन ऐसे ही जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी वहां पर उसे एक बड़ा टूटा हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है। अरे ये क्या, एक हवाई जहाज? लेकिन ये यहां पर कैसे? इसकी स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रैश होकर गिरा है यहाँ। काफी अच्छा एरोप्लेन दिख रहा है। इसके अंदर के पार्ट्स तो ठीक ही लग रहे हैं। अंदर जाने का ये रास्ता भी सही सलामत है। राघव उस एरोप्लेन के अंदर जाता है और तभी वो देखता है कि एरोप्लेन अंदर से एकदम अच्छा है और अंदर के भाग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस बाहरी पंखे पर ही नुकसान हुआ है। ये एरोप्लेन तो एकदम फिट और फाइन है, ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है इससे। इसके अंदर बैठने की सुविधा भी अच्छी तरह से है। क्यों ना मैं इसे अपना ढाबा बना लूं। एक ढाबे को खड़ा करने में जितने पैसे तो मेरे पास फिलहाल है भी नहीं। लोग एरोप्लेन ढाबे को देखकर बहुत आकर्षित भी हो जाएंगे। राघव अब उस एरोप्लेन का एक एरोप्लेन ढाबा बनाने का फैसला लेता है। वो उस एरोप्लेन को पेंट करता है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा होता है राघव का एरोप्लेन ढाबा। वो उस एरोप्लेन में खाना बनाता और लोग उसके अंदर आकर सीट्स पर बैठकर खाना खाते। अरे भाई वाह, मजा ही आ गया आज तो। यार हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक एरोप्लेन के ढाबा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार आइडिया है मेरे भाई। अरे सच में, मैं तो इस पूरे ढाबे का व्लॉग बनाऊंगा और YouTube पर अपलोड भी करूंगा। यहाँ की जगह और वाइब के साथ साथ यहाँ का खाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है और सबसे बेस्ट तो चिकन बिरयानी। हाय हाय हाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। इस तरह पूरे गांव में राघव का एरोप्लेन ढाबा आकर्षण बन जाता है और राघव सोशल मीडिया और YouTube पर भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आते और फोटोज क्लिक करते हैं। एक हादसे से बिखरी उसकी जिंदगी और एक हादसे ने ही बदल दी उसकी किस्मत। तो ये थी गरीब राघव की कहानी, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।